क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जब दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत दुनिया आपस में टकराती हैं, तो उसका नतीजा एग्जैक्टली क्या होता है? आम आमतौर पर तो दिमाग सीधा तबाही, युद्ध या खून खराबे की तरफ ही जाता है। सही कहा अंजलि। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो हिस्टोरिकल नोट्स और सोर्सेज हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। ओह, किस तरह की कहानी? तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एंशंट इंडिया और एंशंट ग्रीस का आपस में टकराव हुआ, और उस वायलेंटली शुरू हुए टकराव ने आगे चलकर एक ऐसी शानदार मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया जिसे हम इंडो ग्रीक सिंथेसिस कहते हैं, जिसका असर आज तक बचा हुआ है। ये काफी इंटरेस्टिंग है राजीव सर। इतिहास को अक्सर सिर्फ राजाओं और तलवारों की नजर से देखा जाता है, पर इन नोट्स को देखकर एक आश्चर्य होता है कि मतलब असल रेवोल्यूशन तो युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होता है। एकदम परफेक्टली पुट अंजलि। चलो अंजलि, अब पहली स्लाइड पर आते हैं और इस टकराव को विजुअली समझते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें लेफ्ट साइड में एक 3D स्पार्टन स्टाइल ग्रीक हेलमेट है, और राइट साइड में हाँ, मैं देख रही हूँ। राइट साइड में शांति का प्रतीक एक ध्यानमग्न बुद्धा की मूर्ति है। बिल्कुल। इस स्लाइड की हेडलाइन है सभ्यताओं का महासंगम, यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। युद्ध को हम हमेशा एक एंड पॉइंट की तरह देखते हैं, जबकि असल में वो एक वायलेंट कैटलिस्ट होता है। जब सेनाएं आती हैं तो अपने साथ सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि शिल्पकार और दार्शनिक भी लाती हैं, और यही दो कल्चर्स आपस में घुल मिल जाते हैं। पर राजीव सर, एक डाउट है मुझे यहाँ। युद्ध और कला, मतलब कॉन्फ्लिक्ट और आर्ट, ये तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है ना? फिर इनका संगम एक्चुअल में कैसे हुआ? ये इतिहास का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है अंजलि। शुरुआत मिलिट्री डोमिनेंस से होती है, पर जब तलवारें मैदान में जाती हैं तो लोकल कल्चर और इन्वेडिंग कल्चर आपस में आइडियाज एक्सचेंज करने लगते हैं। वहीं से आर्ट फॉर्म बदलता है। ओ वाओ, वेट राजीव सर, स्लाइड के बॉटम में मैं एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट कर रही हूँ। इसमें लिखा है, इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक मिलन की भी है जो तलवारों के म्यान में जाने के बाद शुरू होता है। सही पकड़ा अंजलि। और स्टूडेंट्स के लिए ये कोड बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में ऐसे राइटिंग के टाइम पर कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में ये स्टेटमेंट एक बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट डालता है। इसे बिल्कुल हाईलाइट कर लेना चाहिए। नोटेड। ये कॉन्सेप्ट सच में नजरिया बदल देता है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो हमें उस वक्त के भारत की स्थिति दिखाती है। देखो अंजलि, इस मैप में 16 महाजनपदास दिखाए गए हैं, और स्पेशली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को हाईलाइट किया गया है। हाँ, यानी आज के गंधारा और टैक्सिला के इलाके, राइट? मैप देखकर तो लग रहा है भारत उस वक्त इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग था। बिल्कुल, पैसा और रिसोर्सेज बहुत थे, पर वो पॉलिटिकली खंडित, यानी डिवाइडेड था। तो राजीव सर, अगर हम इतने समृद्ध थे तो हमारी सीमाएं असुरक्षित क्यों थी? कोई भी बाहर से आकर हमला कैसे कर सकता था? उस समृद्धि के अंदर ही सबसे बड़ी कमजोरी थी अंजलि। नॉर्थ वेस्ट में कोई एक मजबूत सेंट्रल पावर नहीं थी। छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही डोमिनेंस के लिए कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते थे। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने वहां एक राजनीतिक शून्यता, यानी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। और पावर हमेशा वैक्यूम को फिल करती है। राजीव सर, यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसमें लिखा है, खतरे की आहट। इसी राजनीतिक शून्यता, मतलब पॉलिटिकल वैक्यूम, ने विदेशी आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त किया। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में स्टूडेंट्स को ये पॉलिटिकल रीजन जरूर याद रखना चाहिए। विदेशी आक्रमण इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ कि वो इनविंसिबल थे, बल्कि इस पॉलिटिकल वैक्यूम ने उन्हें एक ओपन इनविटेशन दे दिया था। मेक सेंस। तो हमारी वेल्थ एक मैग्नेट थी और डिवीजन एक ओपन डोर। सही कहा। तो इस आक्रमण का असर क्या हुआ? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो अंजलि, यहाँ स्लाइड पर 4 स्पेसिफिक आइकन्स बने हुए हैं। एक टूटी हुई दीवार, ग्रीक पिलर्स, एक पानी का जहाज और एक आवर ग्लास। राइट। तो ये आइकन्स बेसिकली अलेक्जेंडर के आक्रमण के इम्पैक्ट्स दिखा रहे हैं। हाँ, टूटी दीवार दिखाती है कि उसने छोटे राज्यों की इंडिपेंडेंट पावर डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे बाद में चंद्रगुप्त को यूनिफिकेशन में मदद मिली। पिलर्स उन नई बस्तियों का प्रतीक हैं, जैसे निकेया और बुखेफला। और जहाज दिखाता है 3 लैंड और 1 सी ट्रेड रूट का खुलना, जिससे व्यापार बूम हुआ। ये तो समझ आ गया राजीव सर, पर एक डाउट है। मैं ये आखिरी आवर ग्लास आइकन देखकर सोच रही हूँ, इस इन्वेजन से समय यानी हिस्ट्री की डेट्स का क्या कनेक्शन है? बहुत डीप कनेक्शन है अंजलि। पहले भारतीय सोच समय को साइक्लिक मानती थी, पर ग्रीक्स लीनियर हिस्ट्री में विश्वास रखते थे।
326 BCE के आक्रमण के साथ भारतीय इतिहास को दुनिया के साथ सिंक करने का एक निश्चित स्केल मिल गया। ओह, इसीलिए यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिया गया है। इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है तिथि क्रम का निर्धारण यानी क्रोनोलॉजिकल स्केल 326 BCE के आक्रमण से भारतीय इतिहास को एक निश्चित स्केल मिला। एब्सोल्युटली अंजलि, हिस्ट्री एग्जाम्स के लिए ये 326 BCE का साल एक क्रूशियल एंकर पॉइंट है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन वाला पॉइंट वाकई हेल्पफुल है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां एक महायुद्ध और उसके बाद की संधि की बात है। देखो, यहाँ 3D विजुअल में एक बड़ा सा तराजू यानी बैलेंस स्केल दिखाया गया है। हाँ राजीव सर, एक तरफ मैं देख रही हूँ एक वरमाला और एक स्क्रोल रखा है और दूसरी तरफ वजन और कुछ युद्धक हाथी यानी वॉर एलिफेंट्स हैं। ये 305 BCE की उस फेमस ट्रीटी को दर्शाता है जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई थी। चंद्रगुप्त को 4 बड़े प्रोविंसेस मिले, हेरात, कांधार, बलोचिस्तान और काबुल। साथ में सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह, और बदले में उसने दिए 500 हाथी। वेट राजीव सर, 500 हाथी बस? क्या ये 500 हाथी वाकई इतने कीमती थे कि उनके बदले 4 विशाल राज्य दे दिए गए? ये मैथमेटिक्स थोड़ा समझ नहीं आ रहा। आज के टाइम से देखो तो ये डील बिल्कुल एब्सर्ड लगती है अंजलि, लेकिन एंशिएंट बैटलफील्ड में वॉर एलिफेंट्स आधुनिक टैंक्स के बराबर थे। सेल्यूकस अपने वेस्टर्न राइवल्स के खिलाफ एक मैसिव वॉर लड़ रहा था। उन 500 आर्मर्ड हाथियों के वजह से उसने इप्सुस की बैटल जीती और अपना साम्राज्य बचाया। ओह वाओ, एंशिएंट बायोलॉजिकल टैंक्स। राजीव सर, बॉटम में एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। परिणाम, राजदूत मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन और इंडिका की रचना। बिल्कुल, और इसको अंडरलाइन करना बनता है। इंडिका और मेगास्थनीज का मौर्य एम्पायर से कनेक्शन हर एग्जाम का एब्सोल्यूट फेवरेट क्वेश्चन है। पश्चिमी दुनिया ने पहली बार भारत को एक डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस से इस किताब के जरिए देखा था। ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। अब जब हाथियों की बात हुई है तो चलो अब अगली स्लाइड पर मौर्य सेना की ताकत देखते हैं। देखो, इस इन्फोग्राफिक में 4 मेन आइकन्स हैं जो सेना के कंपोनेंट्स दिखाते हैं। हाँ राजीव सर, भाला धाल जो इन्फेंट्री के लिए है, घोड़ा कैवलरी के लिए, हाथी और एक रथ का पहिया यानी चैरियट। राइट, और इनके नंबर्स देखो जो प्लूटार्क और प्लिनी ने रिकॉर्ड किए हैं। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी जिस पर हर एक पर 4 सैनिक थे, और 8,000 रथ। राजीव सर, ये तो माइंड ब्लोइंग है। उस जमाने में 6 लाख से ज्यादा सैनिकों को मैनेज करना, उनको खाना खिलाना और उनकी पूरे लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना कितना मुश्किल रहा होगा। यही तो पॉइंट है अंजलि। ये ह्यूज स्केल हैंडल करने के लिए एक हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी और मैसिव एग्रीकल्चरल सरप्लस चाहिए होता है। आज के आधुनिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह उनका टैक्स और सप्लाई लाइन सिस्टम बेहद सोफिस्टिकेटेड था। तभी यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एम्फसाइज किया गया है कुल 6,90,000 से अधिक सैनिकों की अभेद्य शक्ति, जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। सही पकड़ा स्टूडेंट्स को। याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रॉइंग फोर्स नहीं थी, बल्कि एक यूनिफिकेशन फोर्स थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ा। लेकिन राजीव सर, साम्राज्य कितना भी बड़ा हो हमेशा तो नहीं टिकता है ना। बिल्कुल सही, हर साम्राज्य का एक अंत होता है। चलो अब अगली स्लाइड पर समय का चक्कर देखते हैं। यहाँ 2 मैप्स के बीच का ट्रांजिशन दिखाया गया है। ओ, मैप ए में विशाल मौर्यन एम्पायर है और मैप बी में उसका पतन होने के बाद इंडो ग्रीक किंगडम और शुंगा डायनेस्टी का उदय दिखाया गया है। यस अंजलि, मौर्य एम्पायर के पतन के बाद नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स फिर से असुरक्षित हो गए थे, और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम ने बैक्ट्रिया के ग्रीक शासकों को एंट्री करने का मौका दे दिया। राजीव सर, एक डाउट है, तो क्या ये ग्रीक्स का आना पहले वाले अलेक्जेंडर के आक्रमण जैसा ही था या उनसे कुछ अलग था? जमीन आसमान का फर्क था अंजलि। सिकंदर एक तूफान की तरह आया, जीता और चला गया। पर ये इंडो ग्रीक सिर्फ लूटने नहीं आए थे, वो यहाँ बसे, लोकल ट्रेडिशंस को डीपली ऑब्जर्व किया और यहाँ की सोसाइटी का ही हिस्सा बन गए। अच्छा, तभी इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्लियरली लिखा है, ये आक्रमण केवल सैन्य नहीं था, ये अपने साथ एक नई मिश्रित संस्कृति यानी मिक्स्ड कल्चर लेकर आया। एग्जैक्टली अंजलि, और यही फर्क इस फेज को इतना यूनिक बनाता है। एग्जाम में अगर उन 2 फेजेस में डिफरेंशिएशन का सवाल आए तो ये पॉइंट स्ट्रेट मार्क्स दिलवाता है। गॉट इट। तो इस मिश्रित संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला मेन चेहरा कौन था? इसी मिश्रित संस्कृति के सबसे बड़े हीरो से मिलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो,
इस स्लाइड पर एक सिल्वर कॉइन दिखाया गया है जिस पर एक ग्रीक स्टाइल में 3D साइड प्रोफाइल बना हुआ है। हाँ, और ये प्रोफाइल मिनांडर फर्स्ट का लग रहा है, जिन्हें हमारी लिटरेचर में मिलिंदा कहा जाता है, राइट? बिल्कुल। मिनांडर का साम्राज्य काबुल से लेकर रावी नदी तक फैला था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने अपनी राजधानी बनाई सागल को, जो आज का आधुनिक सियालकोट है पंजाब में। एक मिनट राजीव सर, एक ग्रीक राजा ने अपनी राजधानी अफगानिस्तान बॉर्डर के पास रखने के बजाय डीपली अंदर पंजाब में क्यों बनाई? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं है? ये एक बेहद कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन था अंजलि। सियालकोट उस वक्त उत्तरापथा पर था, जो एंशिएंट इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड हाईवे था। वो अपने एम्पायर को इंडियन इकोनॉमी की मेन आर्टरी से जोड़ना चाहते थे, ताकि वो एक आउटसाइडर नहीं बल्कि एक लेजिटिमेट लोकल रूलर लगे। दैट इज ब्रिलियंट। राजीव सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक ऑब्जेक्टिव टाइप फैक्ट हाईलाइट किया गया है। स्ट्रेबो के अनुसार मिनांडर ने सिकंदर से भी अधिक जनजातियों पर विजय प्राप्त की थी। यस, और स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये फैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पूरी तरह से एक गोल्ड माइन है। इसको डेफिनेटली याद रखना है। बिल्कुल, नोटेड। लेकिन मिनांडर सिर्फ एक योद्धा तो नहीं थे ना? सही कहा अंजलि, मिनांडर सिर्फ योद्धा नहीं थे। चलो अब अगली स्लाइड पर उनके दूसरे रूप को देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक खूबसूरत पत्थर की कार्विंग यानी रिलीफ दिखाई गई है। हाँ, इसमें एक तरफ हेवी आर्मर पहने ग्रीक किंग खड़े हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल शांत, ध्यान में बैठे बुद्धिस्ट मॉन्क। ये विजुअल एक्चुअली मिलिंदा पन्हा के बारे में है, ग्रीक राजा मिनांडर और बुद्धिस्ट ऋषि नागासेना के बीच का लंबा और कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डायलॉग। सर, सोचने वाली बात है, क्या एक ग्रीक राजा जिसका फोकस वॉर और लॉजिक पर था और एक भारतीय सन्यासी, क्या ये एक दूसरे की भाषा और फिलॉसफी सच में समझ पाते थे? ये ह्यूमन इंटेलेक्ट का एक पीक मोमेंट था अंजलि। नागासेना ने मिनांडर के ग्रीक लॉजिक को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्हीं के एनालिटिकल स्टाइल में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से उन्हें काउंटर किया। ये कोई बेसिक कम्युनिकेशन नहीं था, ये प्योर फिलोसॉफिकल माइंड टू माइंड कनेक्शन था। ओह, तभी इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में ये वार्निंग है। प्लेटो के डायलॉग्स की शैली में लिखा गया ये ग्रंथ ग्रीक लॉजिक और इंडियन स्पिरिचुअलिटी का सर्वोच्च संगम है। एग्जैक्टली। लिटरेचर और हिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए इस टेक्स्ट का लिटरेचर स्टाइल और ये फिलोसॉफिकल फ्यूजन याद रखना सबसे जरूरी है। प्लेटो का स्टाइल और बुद्धिज्म की टीचिंग का मिक्स होना बहुत रेयर है। सीरियसली रेयर है। तो राजीव सर, इस हैवी डायलॉग का आखिरी में नतीजा क्या निकला? इस संवाद का नतीजा बहुत प्रोफाउंड निकला अंजलि। चलो अब अगली स्लाइड पर देखते हैं। इस स्लाइड पर देखो, यहाँ एक धर्म चक्र और एक बुद्धिस्ट स्तूप का 3D मॉडल डिकोड किया गया है। राइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि संवाद के बाद उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था? बिल्कुल, मिनांडर ने कंप्लीटली बुद्धिज्म अपना लिया। उन्होंने प्रैक्टिकली अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और बुटकारा स्टूपा जैसे मॉन्यूमेंट्स को एक्सपैंड किया। राजीव सर, मुझे हैरानी हो रही है, एक इतना शक्तिशाली राजा जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, वो अचानक संन्यास क्यों ले लेगा? क्योंकि पावर में एक हॉलो रियलिटी होती है अंजलि। नागासेना के लॉजिक ने उन्हें रियलाइज करवाया कि वायलेंस और एम्पायर सब ट्रांजिएंट हैं। जब एक हाईली इंटेलेक्चुअल माइंड को अल्टीमेट ट्रुथ दिखता है तो उसका इनर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना नेचुरली शुरू हो जाता है। ये तो सच में बहुत डीप है। राजीव सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है, प्लूटॉक के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को बुद्धा की तरह विभिन्न शहरों में स्तूपा बनाने के लिए बांटा गया। और ये पॉइंट मार्क कर लो अंजलि, किसी बाहरी शासक को मृत्यु के बाद एक स्पिरिचुअल आइकन जैसा ये सम्मान मिलना इतिहास में बेहद अनोखा और रेयर है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट बहुत हाई वैल्यू का है। जरूर। और इस सब के फिजिकल प्रूफ्स भी तो होंगे ना? हाँ, और अब हम इस सांस्कृतिक मिलन का सबसे ठोस सबूत देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो, इस स्लाइड में एक सिक्के यानी कॉइन का फ्रंट और बैक साइड इंटेंसली डीपली डिकोड किया गया है। राइट। मैं देख रही हूँ कि फ्रंट यानी ऑब्वर्स साइड पर कंप्लीटली ग्रीक टेक्स्ट है और साथ में उनकी देवी अथीना की तस्वीर है। बिल्कुल। और जैसे ही हम बैक साइड यानी रिवर्स को देखते हैं, वहां खरोष्टी स्क्रिप्ट में वही चीज ट्रांसलेट करके लिखी है, महाराजा स्त्रात्रास मिनांद्रस। और कुछ सिक्कों पर तो बुद्धिस्ट धर्मचक्र भी है। राजीव सर, एक ही सिक्के पर दोनों तरफ अलग अलग लिपियां क्यों? क्या ये आम जनता की आसानी के लिए किया गया था? पीआर जैसा कुछ? सही पकड़ा अंजलि, ये एसेंशियली एंशिएंट वर्ल्ड की पीआर और निंजा टेक्निक थी। फ्रंट साइड ग्रीक एलीट्स और जनरल्स को बता रही थी कि वो एक प्रॉपर ग्रीक मोनार्क हैं, और बैक साइड
लोकल पॉपुलेशन को ट्रस्ट दिला रही थी कि मैं एक विदेशी इन्वेडर नहीं, आपका अपना धार्मिक महाराजा हूं। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। राजीव सर, इस पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। फ्रंट पर ग्रीक देवी अथीना और बैक पर खरोष्ठी स्क्रिप्ट और कुछ सिक्कों पर बुद्धिस्ट धर्मचक्र। इसे तो स्टार मार्क ही कर दो। जब भी न्यूमिस्मैटिक्स यानी सिक्कों के अध्ययन पर एग्जाम में कोई सवाल आए, तब इंडो ग्रीक सिंथेसिस का ये बेस्ट और सबसे डायरेक्ट एग्जाम्पल बनता है। डन। पर सर, सिक्कों के अलावा कला पर या आर्ट पर इसका कैसा असर पड़ा? कॉइन्स के बाद कला पर इसका इम्पैक्ट और भी विजिबल था। चलो अब अगली स्लाइड पर यही देखते हैं। देखो, यहाँ एक ग्रीक स्टैचू और एक बुद्धिस्ट स्टैचू साइड बाय साइड रखे हैं। उनके कपड़ों की सिलवटों और बालों की बनावट को लाइंस ड्रॉ करके लिंक किया गया है। हाँ, ये तो काफी फेमिलियर लग रहा है। इसे ही गंधारा आर्ट कहते हैं ना? एग्जैक्टली। ये पहली बार था जब बुद्धा की मानवरूपी यानी एंथ्रोपोमॉर्फिक मूर्तियां बनाई गई थीं, वो भी इंडो ग्रीक पेट्रनेज में। सर, एक डाउट हमेशा आता है मुझे गंधारा आर्ट देखकर। ग्रीक रियलिज्म का फोकस फिजिकल परफेक्शन पर था और इंडियन स्पिरिचुअलिज्म का इनर पीस पर। तो एक्चुअली ये पत्थर में मिक्स कैसे हुए? डिटेल को ध्यान से देखो अंजलि। मूर्ति के कपड़ों की गहरी सिलवटें यानी ड्रेपरी फोल्ड्स और वेवी बाल, ये पूरी तरह ग्रीक इन्फ्लुएंस थे। लेकिन जब चेहरे पर फोकस करोगी तो वहां कोई अग्रेसिव या हाइपर मस्कुलर एक्सप्रेशन नहीं था। आधी बंद आंखें और चेहरे की सुप्रीम शांति पूरी तरह से भारतीय थी। वाओ, ग्रीक फिजिक्स और इंडियन आत्मा। राइट। राजीव सर, इसका भी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। बुद्ध की पहली मानव रूपी एंथ्रोपोमॉर्फिक मूर्तियां और ग्रीक रियलिज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिज्म का एकीकरण। इसे हमेशा याद रखना। आर्ट एंड कल्चर के एग्जाम में गांधारा आर्ट पर यह कोर कॉन्सेप्ट लगभग हर बार किसी न किसी रूप में घूम फिर कर पूछा जाता है। ये तो सच में फैसिनेटिंग था। एकदम क्लियर पिक्चर मिल गई मुझे। तो अंजलि, आज के इस डीप डाइव के निचोड़ पर आते हैं। चलो आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 3 पैनल्स डिकोड किए गए हैं। हाँ राजीव सर, एक तरफ अलेक्जेंडर का तूफान यानी युद्ध दिख रहा है, बीच में बुद्धा का शांत चेहरा और संस्कृति, और तीसरी तरफ समुद्र में तैरता एक ग्रीक जहाज जो व्यापार और मिलन को दर्शाता है। सही डिकोड किया। अलेक्जेंडर ने उस पुराने सिस्टम को तोड़कर पॉलिटिकल यूनिटी ट्रिगर की, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल एम्पायर बनाया, और बाद में जब मेनेंडर जैसे इंडो ग्रीक्स यहाँ आए तो वो आक्रमणकारी नहीं रहे, यहाँ पूरी तरह रच बस गए। तो क्या हम ऑफिशियली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो आक्रमणकारी अंत में आक्रमणकारी रहे ही नहीं, वो पूरी तरह से यहाँ के होकर रह गए? बिल्कुल अंजलि, 100%। इस मिट्टी की सॉफ्ट पावर ने उन्हें अपना हिस्सा बना लिया था। राजीव सर, आखिरी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी काफी पावरफुल है। इसमें लिखा है, इतिहास गवाह है कि जब 2 महान सभ्यताएं टकराती हैं तो अंततः वे एक ऐसी विरासत छोड़ जाती हैं जो सीमाओं और समय से परे होती हैं। और स्टूडेंट्स इस नोट को अपने दिमाग में छाप लें। ये स्टेटमेंट किसी भी सिविल सर्विसेज या हिस्ट्री एसे के लिए एक परफेक्ट, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस कंक्लूजन है। वाकई राजीव सर, युद्ध की तबाही से शुरू होकर इतनी खूबसूरत आर्ट फॉर्म पर खत्म होना, हिस्ट्री कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। यही तो इतिहास की खूबसूरती है अंजलि। और इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जिस पर मैं चाहता हूं कि इस सेशन को सुनने वाला हर शख्स गौर करे। हाँ राजीव सर, जरूर। आज की इस तेजी से भागती ग्लोबलाइज दुनिया में, जहां इंटरनेट ने एक्चुअली सभी फिजिकल बॉर्डर्स खत्म कर दिए हैं, क्या हम आज भी बिना किसी युद्ध या तलवार के किसी नए गंधारा आर्ट जैसी अनोखी और मिक्स्ड ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं? सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। इंटरनेट आजकल वो नया मैदान है जहां कल्चर्स रोज टकरा रही हैं और मिल भी रही हैं। ये सवाल दिमाग में काफी देर तक घूमेगा राजीव सर।